कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनौती को अवसर में बदलिए, लेकिन यह बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य शिक्षा के मंदिर से आ रहा है, जहां एक तरफ धान के बोरे लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत पे चिपड़ी पथा हुआ है। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर अपने बचपन की याद आती है, जब इसी जाड़ा काल में इसी अंगीठी से हम लोग आग सेका करते थे। आज हमारे साथ सोनबरसा प्रखंड से हमारे संवाददाता मुकुंद जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। मुकुंद जी। जी हाँ आरएस जी, सबसे पहले तो आज जो दृश्य आप देख रहे हैं वाकई में बेहद खूबसूरत दृश्य है और ये दृश्य बचपन की यादें ताजा कर देती हैं। और आपने जो कहा कि कोरोना काल में अवसर को बदलो हमारे पीएम का संदेश था, तो इस संदेश को यहाँ माफियाओं ने, दलालों ने, दबंगों ने, कब्जाधारियों ने बखूबी अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग जो ग्रामीण इलाका है वहाँ फोकस करते हैं और वहाँ चूंकि आदत है बचपन से किसानों के बीच रहने की, गरीबों के बीच रहने की, और किसान आजकल बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो जब किसान के पास एक जगह पुआल के टाल पर था तो मुझे भी बचपन की बातें याद आ गई कि पुआल के टाल पर मैं भी बैठा करता था और पिताजी जब बोलते थे तो पुआल लेकर के आता था टायर पर। तो मुझे बचपन की बात याद आ गई, अपनापन सा लगा और मैं बैठ गया। बड़े ही दबे हुए जुबान से उस व्यक्ति ने जब बहुत कुरेदा पूछा उनके हाल को, तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ मत बुलवाइए, ज्यादा कुछ सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये जयनगर का इलाका है। अगर आपको देखना है किसान की सच्चाई तो सरकारी विद्यालय में जाइए। हमें आश्चर्य हुआ कि किसान की सच्चाई और सरकारी विद्यालय दोनों का माजरा क्या है, लेना देना क्या है भाई? एक शिक्षा का मंदिर है, खेत का मंदिर है। तो कहा कि साहब जाकर तो देखिए, वहां जो है बिचौलिए और दलालों ने जो किसानों को ठग करके 1000 रुपये कीमत दे दे करके जो धान खरीदा है उसको जमा किया है, वो पैक्स में बेच डालेंगे। मैं वहां गया तो वहां दूर से ही, बाहर से ही बरामदे पर बोरा रखा हुआ था। फिर थोड़ा अंदर गए तो एक खिड़की में कूट लगा हुआ था और बोरा झलक रहा था। फिर हमने कैमरा को क्या किया कि ये गेट के अंदर डाला और थोड़ा सा लेने का प्रयास किया बंद गेट से, हल्का सा ये ठेलने के बाद तो वहां अंदर पूरा बोरा भरा हुआ था। बगल से किसी बच्चे ने कहा सर वही में भी बोरा है, देहाती में सर वो में बोरा है, लेकिन वो नादान बच्चा था इसलिए बेबाक बोल गया। हमने देखा 2-3 कमरे में बोरा भरा हुआ है। फिर किसी ने इशारा किया बच्चे ने सर ऊपर, तो हमने देखा चिपड़ी है। तो मैं ऊपर गया तो पूरा छत चिपड़ी से लबालब भरा हुआ था। बहुत सुंदर दृश्य दिखलाई दे रहा था। फिर इसके बाद किसी ने कहा कि पीछे भी स्कूल की बिल्डिंग है। अरे हैरत है, वहां भी बोरा भरा हुआ है भाई, इतना खाद्यान्न। हमें लगा कि शायद ये खाद्यान्न दिया गया है बच्चों को खाने के लिए, कहीं योजना सरकार की होगी, एक्स्ट्रा खाद्यान्न दे दो यहाँ। फिर वहां हमने तहकीकात किया तो तहकीकात में लोग जुबान नहीं खोल रहे थे। कुछ लोग घूर रहे थे, कुछ ऐसे तत्व जिनका चेहरा बता रहा था कि वो लोग दबंग है, लेकिन गाड़ी पर चूंकि प्रेस होता है, प्रेस लिखा रहता है, उन लोगों को समझ में आया कि ये मीडिया के लोग हैं, इसलिए ज्यादा लोग उन लोगों ने विरोध करने की हिमाकत उस समय नहीं की। वाले खरीदते नहीं हैं, किसान के धान को दलाल खरीदता है। मजबूरन किसान दौड़ते हुए थक जाता है, उसकी फरियाद कौन सुनेगा? साहब ये इलाका है, यहाँ हत्या होने पर, शराब तस्कर पकड़ाने पर, शराब माफिया पकड़ाने पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होता है। शराब माफिया पकड़ा जाता है, उसका शराब पकड़ा दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों ने ऐसे दृश्य देखे हैं। हालात ऐसा है कि हम लोग को भय लगता है। आपको बता दें कि यहाँ किसान के धान को मात्र मामूली रकम 1000 रुपये में देकर खरीद दिया जाता है। उस धान को ऐसे ही सरकारी विद्यालयों, विभिन्न गोदामों में छिपाकर कहीं कहीं रखा जाता है और फिर इसको पैक्स में बेचा जाता है। ये किसान से 1000 में लेते हैं, ये पैक्स वालों को 1300 से 1400 में बेचते हैं और पैक्स वाले जो 1800 या जो भी रेट है उसके मुताबिक अपना मुनाफा कमाते हैं। मतलब कि इसमें बिचौलिया की भी जायज है और पैक्स की भी जायज है। सब सीधे शब्दों में कहे तुम्हारी भी जायज है, हमारी भी जायज है, लेकिन इस बीच किसान की छेद है। किसान कहीं नहीं है, किसान त्रस्त है, हमारे अन्नदाता त्रस्त हैं। इतना जान लीजिए कि सरकार और हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। वो अन्न उपजा रहा है, लेकिन आज किसान को देख लीजिए, हर जगह दुर्दशा है, हर जगह लाठियां वो खा रहे हैं, हर जगह त्रस्त है किसान। कागज पर अन्नदाता कहते हैं, जुबान से हम अन्नदाता कहते हैं, लेकिन किसान के लिए कहीं कोई कुछ नहीं है। सब्सिडी का खाद भी नेपाल चला जाता है और वहां की खेतें लहलहाती हैं इनके सब्सिडी के खाद से। अरे जी, ये स्कूल सरकारी स्कूल है, लोग भी हैरत करेंगे कि भाई ये मुकुंद जी बता क्या रहे हैं, सरकारी विद्यालय और किसान ये दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा। किसान तो खेत में अन्न उपजाता है, लेकिन ये सरकारी विद्यालय का पुराना भवन है, सामने एक नया बिल्डिंग बन गया है। अजीम इकबाल यहाँ के एचएम है,
और उस विद्यालय में आज से नहीं वर्षों से ये खेल खेला जाता है, लेकिन यहाँ जुआ कोई नहीं खोलता है। ये इत्तेफाक था कि राष्ट्रीय खबर की मुहिम, सीतामढ़ी की आवाज की मुहिम, जनता के पत्रकार के मुहिम के दौरान ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं, उस दौरान ये किसान से जब बैठकर बातें किए तो फिर परत दर परत खुलता चला गया कि क्यों त्रस्त है किसान, और ऐसा बचने का नुस्खा निकाल दिया। शॉर्ट में आपको बताएंगे बचने का नुस्खा क्या है। जब भी कोई पूछताछ होती है तो ये लोग क्या करते, वहां के 8-10 लोगों को जमा कर लेते, कहते सर ये तो मेरा धान है, सर ये तो मेरा धान है, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं था। और इस तरह से स्थानीय अधिकारी भी उस पर कुछ नहीं करते हैं, और सब गोलमाल है, सब मिलीभगत है, ये सभी जानते हैं। कड़वी सच्चाई यही है, लोगों को बुरा लग जाता है हमारी बातों से कि अगर ये ईमानदार होते, अधिकारी ईमानदार होते यहाँ के, ये लोग, तो कहीं ना कहीं किसान त्रस्त नहीं होता। और सरकारी विद्यालय में तो शिक्षा डिपार्टमेंट के ये अधिकारी भी जिम्मेदार हैं कि सरकारी विद्यालय में बोरा रखने के लिए सरकार ने व्यवस्था नहीं किया है, लेकिन ये सभी मिलीभगत करके यहाँ लूट मार मचाए। जी आर एस जी। एक सवाल और है कि कोरोना काल में भले ही विद्यालय बंद हो, लेकिन जो वहाँ के शिक्षक है और हेडमास्टर है उसे आना था, तो उन लोगों को भी इन सारी चीजों की सूचना नहीं थी क्या? देखिए, हम एक बात बताएंगे। वर्तमान जो हम लोग, ठीक है, हम लोग शिक्षा पर जोर देते हैं, शिक्षा में जो कमियां होती है शिक्षकों के दोष को निकालते हैं, और है भी, बहुत सारे शिक्षक पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हर जगह हम शिक्षकों को दोष नहीं दे सकते। अरे सी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप अभी कार्यालय में हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या वर्तमान की जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ? आप खबर सुनेंगे 2 दिन पहले अररिया चौक पर ये अंधाधुंध फायरिंग, परसा में अंधाधुंध फायरिंग, जिला में जहां एसपी कार्यालय है, जिला में जहां इतने फोर्स बल है, हर जगह जब चाहे किसी की हत्या कर दिया जाता है। अब वो एक शिक्षक हैं, वो पढ़ाने जाते हैं, वहाँ नौकरी करने जाते हैं जयनगर के इलाके में, ग्रामीण सुदूर इलाकों में। आप समझिए कि उन्होंने कहा है, मैं अजीब इकबाल से बात किया हूँ एचएम से, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमने आवेदन दिया था बड़ी अधिकारियों को, लेकिन तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। यही नहीं, 2 बार विद्यालय में चोरी हुआ। जब थाना में कहे तो थाना में कहा गया आप चोर का नाम बताइए। बड़ी हास्यास्पद है, ये हंसने वाली बात है, और शर्म भी आता है कि पुलिस कहे कि चोर का नाम बताइए। भैया, रात में चोरी हो गया, आप और हम जानते हैं कि कौन चोर चोरी कर लिया। ये कानून व्यवस्था का भी हाल है। अगर अजीम इकबाल जैसे लोग, एचएम, सिर्फ उनका दोष नहीं दे सकते हैं, उनकी मजबूरी को भी समझिए। वो एक बाइक से, साइकिल से पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको आज ये हत्या हो जाने के बाद पुलिस नहीं सुनती है। ये कड़वी सच्चाई है, और सच को बोलना चाहिए, चाहे इसके लिए जितनी भी मुसीबत उठानी पड़े, कि हत्या होने के बाद पुलिस नहीं सुनती है। कहीं भी कोई जो बुला रहा हो, चित्कार में हो, तो पुलिस जल्दी नहीं जाती है। जैसी कानून व्यवस्था है, जब जिसको चाहे गोली मार दिया जाता है। ऐसे में क्या कोई हेडमास्टर, कोई शिक्षक जो कलम लेकर के बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षा के मंत्री में पढ़ाता है, क्या हर जगह शिक्षक जिम्मेदार है? क्या ये आवेदन देने के बाद अधिकारियों की जवाबदेही नहीं थी? क्यों ऐसी कानून व्यवस्था है कि लोगों को भय लगता है? जयनगर के इलाके का भी देखिए, आपको हाल ही में एक शिक्षक पकड़ाए थे, उनके यहाँ से नजदीक से शराब जब बरामद हुआ था, जब्त हुआ था, तस्करी को लेकर के, शराब को लेकर के। क्या हुआ? वो पढ़ाते रहे, कभी कोई कार्रवाई उस पर हुई क्या? नहीं। ये पुलिस वाले को भी बुरा लगता है हुजूर, ये पुलिस वाले को भी बुरा लगता है, और प्रशासन के यहाँ स्थानीय लोगों को बुरा लगता है अगर इस तरह की खबरें चलती हैं। क्योंकि पहले आरएस जी, मैं आपको एक बार कवरेज के दौरान मैंने आपको धन्यवाद दिया था कि आपने बहुत सारी युवाओं को पत्रकारिता में लाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा दौर अब बीत रहा है। पहले भी मैंने पत्रकारिता किया, लेकिन हमारे बारे में लोग जानते हैं, मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपने क्रांतिकारी बदलाव लाया, बहुत सारे युवा पत्रकारों को लाया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं आप। और वो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और यही कारण है कि उनके साथ